Hello students, once again you're most welcome to your favorite YouTube channel US classes and this is विक्रम राठौर your मैथ टीचर। और बेटा आज का हमारा सेशन जो है वो क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, जिसमें कि हम चैप्टर नंबर 4 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मींस हम लोग लास्ट सेशन में एनसीईआरटी की जो चैप्टर था हमारा, जितने भी एक्सरसाइज थी वो सारी हम लोग सॉल्व कर चुके थे और यहाँ पर हम रेफरेंस बुक से कुछ क्वेश्चन हमने उठाए हैं जो कि डेफिनेटली आपके सीबीएसई टर्म सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको हम रीड करेंगे, समझेंगे उस क्वेश्चन को और फिर उसका प्रोसीजर क्या होने वाला है बेटा वो डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। यहां पर सिर्फ एक लाइन पढ़ने के बाद आपको बेटा फील आ जाना चाहिए कि ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है जिसमें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको कंसीडर करने पड़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन बेटा लास्ट लेक्चर्स में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको फील आ रहा है उसमें कि यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और फ्रैक्शन की बात करी जा रही है, तो बहुत जनरल है कि हम जनरली न्यूमरेटर इक्वल टू एक्स और डिनोमिनेटर इक्वल टू वाई और फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स अपॉन वाई लिखते हैं, है ना। ये हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं। बट यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के बाद मैंने आपसे एक लाइन बोली थी कि कोशिश करिए कि अगर आप टू वेरिएबल से वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। वो कैसे आपको पता लगेगा, वो क्वेश्चन से आपको पता लगेगा कि जनरली हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेट करते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई रिलेशन दिया हुआ है तो आप क्या करते हैं, उस रिलेशन का यूज करके एक वेरिएबल को कम कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर बोला न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 3 लेट है। अगर हम लेस है, अगर हम डिनोमिनेटर को x मानते हैं तो न्यूमरेटर हमारा x माइनस 3 हो जाएगा, है ना। या फिर ऐसा बोल सकते हैं डिनोमिनेटर हमारा 3 ज्यादा होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। तो इस कंडीशन का यूज करके अगर हम एक वेरिएबल लेते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक वेरिएबल के टर्म्स में लेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहां पर बात करें तो लेट हमने क्या किया, न्यूमरेटर इक्वल टू यहां पर कंसीडर कर लिया x, तो डिनोमिनेटर जो होगा वो x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। देयरफॉर डिनोमिनेटर इक्वल टू x प्लस 3, क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो इससे 3 लेस है। अगर न्यूमरेटर x बोल रहे हो तो डिनोमिनेटर तो 3 ज्यादा होगा ना, है ना। और अगर आप डिनोमिनेटर को x बोलोगे तो न्यूमरेटर हमारा x माइनस 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर जो फ्रैक्शन हमारा होगा, है ना, फ्रैक्शन वो हो जाएगा आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि x अपॉन एक्स प्लस 3। ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है। यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करके, क्योंकि जनरली आप नोटिस करेंगे फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ठीक है ना। ये ओरिजिनल फ्रैक्शन, यही आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन है, मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ओरिजिनल फ्रैक्शन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ओरिजिनल फ्रैक्शन, x की वैल्यू पता लग जाएगी तो हम ओरिजिनल फ्रैक्शन बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू निकालने के लिए आपको कोई ना कोई कंडीशन यहाँ पर दे रखी होगी, है ना। x में इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन डेफिनेटली जो क्वेश्चन में कंडीशन होती है उसका यूज करके हम लोग बनाते हैं। तो आगे पढ़ेंगे बेटा इस क्वेश्चन में। फिर लिखा हुआ है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 2 ऐड कर दिया जाता है, द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन, है ना, जो न्यू फ्रैक्शन का सम एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, और ओरिजिनल फ्रैक्शन का सम, ये 29/20 हो जाता है। तो जरा इस बात को फिर से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि अगर हम इसमें 2 ऐड कर देते, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, ओके। और अब हमें एक क्या मिला, ये फ्रैक्शन मिला। इसको अगर हम ओरिजिनल फ्रैक्शन के साथ ऐड करते हैं, ओरिजिनल फ्रैक्शन x प्लस 3 है, ऐड कर दिया तो ये 29/20 हो जाता है। ये क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। ये कंडीशन हमें मिल गई है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनेगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बस यही हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करने वाले, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 5 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 29/20, ठीक है ना। ये बनने वाला है। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली बेटा x प्लस 2 एक्स प्लस 3, है ना, और प्लस एक्स प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा यहां पर हम कर रहे हैं एक्स प्लस 5 और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 5 एंड एक्स प्लस 3 इक्वल टू 29/20। इस तरह से हमारी इक्वेशन बन जाने वाली बेटा। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लेने का एक पैटर्न होता है हमारा, ठीक है ना। पॉलिनोमियल्स में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स प्लस 3 का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 के साथ, एक्स प्लस 5 का मल्टीप्लाई एक्स के पास, और नीचे दोनों जो डिनोमिनेटर होते हैं उसका मल्टीप्लाई। अब सिंप्लीफाई करेंगे बेटा इसमें हम, जो कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3x प्लस 2x डायरेक्ट हम 5x लिखेंगे और प्लस 6, ठीक है ना। ये नोमरेटर हो गया आपका और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और ये मल्टीप्लाई करेंगे डेफिनेटली इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 5x प्लस 8x लिख रहे हैं डायरेक्ट हम, प्लस 15 इक्वल टू 29/20, ठीक है ना। ये बन गया यहाँ पर। न्यूमरेटर को और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं अभी डेफिनेटली। तो ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा,
5x प्लस 5x 10x हो जाएगा आपका, और प्लस ये कांस्टेंट हमारा 6 है, और यहाँ पर बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू 29/20, कुछ इस तरह से बनने वाला है। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, 20 का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 प्लस 10x प्लस 6, ठीक है ना, इस तरह से इक्वल टू, और 29 का जो मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ठीक है ना, ये हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया बिल्कुल, है ना। आप सिंप्लीफाई करेंगे डेफिनेटली 40x स्क्वायर प्लस ये 200x और प्लस 20 का 6 में करेंगे तो 120, है ना, और ये 29x स्क्वायर प्लस 29 का अगर हम 8 में करते हैं तो 8 9 जा 72, 7 8 2 जा 16 और 7 23, है ना, कुछ इस तरह से बनेगा। प्लस 29 का 15 में करेंगे तो 15 9 जा 135, यानी कि 5 आ जाएगा, कैरी ओवर 13 हो जाएगा, 15 2 जा 30 और 4 35, है ना। ये ट्रांसफर करते हैं अगर हम इसको तो 40x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर प्लस 200x माइनस 232x, यानी x के टर्म्स और x स्क्वायर के टर्म्स ये सारे साथ साथ लिख ले रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, और प्लस 120 और माइनस 435 इक्वल टू 0, ये बनेगा हमारा, है ना। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 11x स्क्वायर माइनस का ही आएगा डेफिनेटली 32x, और ये माइनस का ही आएगा, 5 में से 0 गया 5, 3 में से 2 गया 1 और 4 में से 3 गया ये, इक्वल टू 0। कुछ इस तरह से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके बेटा हम लोग, ठीक है ना, x की वैल्यू बड़ी आसानी से यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। तो बेटा अभी हम इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 315 का मल्टीप्लाई 11 में हम करेंगे, 315 का मल्टीप्लाई 315 का मल्टीप्लाई अगर हम 11 में करते हैं तो 11 5 जा 55, 5 आएगा, 11 1 जा 11 5 16 और 11 3 जा 33 34, यानी मल्टीप्लाई करके इतना बनना चाहिए और माइनस करके हमारा 32 आना चाहिए। इसको कैलकुलेट आप करिए, है ना, कैलकुलेट करिए, और मैं तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर फैक्टर बता देता हूँ, है ना, ट्राई करिएगा आप लोग। आई थिंक 77, चेक कर लीजिएगा इसको, 11x स्क्वायर माइनस 77 माइनस 45, ये करेंगे, इसको चेक करिए जरा, 77 और 45 का मल्टीप्लाई 3 4 5 6 आता है या नहीं आता है ना, चेक करिएगा। 5 7 जा 30, सॉरी 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 और 3 38, 4 7 जा 28 2, 4 7 जा 28 2 30, ये 5 और 8 8 16 और 4, बिल्कुल 3 4 6 5 बन जाएगा, ठीक है ना। आपके फैक्टर्स ये बन जाएंगे, इसके चेक कर लीजिएगा आप लोग, होप्स होगी आपको आते भी होंगे, ठीक है ना। इसको करने का काम आपका है, मेरा नहीं है। फैक्टराइजेशन आप लोगों को स्पेशलाइजेशन है फैक्टराइजेशन में, 9th में बहुत सारे फैक्टराइजेशन आपको सिखाए गए होंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बेटा, ठीक है ना। तो इसको आप खुद से अटेम्प्ट करिएगा, और मैं तो सिर्फ आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, x माइनस 315 इक्वल टू 0। अब आप मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 11x स्क्वायर माइनस 77x प्लस 45x और माइनस 315 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 11x आप कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 7 और प्लस यहाँ पर 45 अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 7 बेटा, है ना, x माइनस 7 और दूसरा 11x प्लस 45 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से x की दो वैल्यू बनेगी हमारे पास बेटा, x इक्वल टू एक तो आ जाएगा 7 और x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 45/7। अच्छा मैं आपको 11, सॉरी, ठीक है ना, ये दो वैल्यू, बट x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू माइनस 45/11 नहीं हो सकती, क्योंकि नोमरेटर फ्रैक्शन में नहीं होगा, नोमरेटर तो हमेशा इंटीजर होता है किसी भी फ्रैक्शन का, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे कोई भी फ्रैक्शन लिखा हुआ है, मैंने 2/3 लिखा हुआ है, प्लस या माइनस उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इसका जो नोमरेटर तो -2 होगा ना, ये हमेशा इंटीजर होता है, तो ध्यान रखिएगा, इज नॉट इक्वल टू इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है, सो दैट्स वाई ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। x इज नॉट इक्वल टू माइनस 45/11, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना है कि जो x होगा हमारा नोमरेटर है ना, नोमरेटर जो है वो हमेशा इंटीजर्स में होगा, और ये इंटीजर नहीं है, सो x की वैल्यू माइनस 45/11 के इक्वल नहीं हो सकती है। तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा बेटा, देयरफॉर x इक्वल टू होने वाला है 7, और जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो नोमरेटर हमारा 7 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जो है, ठीक है ना, आप यहाँ से देख सकते हैं डिनोमिनेटर x प्लस 3 लिया था तो 7 प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि जो कि 10 हो जाएगा। तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आपका होने वाला है बेटा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो होने वाला है वो होने वाला है 7/10, यही हमारा फाइनल आंसर है। इसको आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। होप्स होगी ये क्वेश्चन आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स
द सम ऑफ द डिजिट, है ना। ये डिजिट वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे, है ना। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी टू डिजिट वाले नंबर होते हैं, इसमें टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट कंसीडर करा जाता है हमेशा। जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ इसको आप याद रखिए। मैंने जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी पढ़ाया था तो कुछ स्टेप फिक्स कर दिए थे इसके। अच्छा, फिर वही चीज़ है कि टू डिजिट नंबर डिजिट से मिलकर बनता है। अगर डिजिट का रिलेशन है आपके पास, आपको आसानी से दे रखा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिजिट ही लेट करेंगे, लेट यूनिट डिजिट। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लेट टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट ऐसे करके लिखते हैं, है ना। टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट, ठीक है ना। यूनिट डिजिट क्वेश्चन ही बेटा आपका यहीं से स्टार्ट होता है ये। तो अगर टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट का कोई रिलेशन दे रखा है आपको यहाँ पर, तो फिर तो आप वहां से लेट उस रिलेशन का यूज करके वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। मान लो 10 हमने एक्स माना, तो यूनिट डिजिट आपका जो भी होगा वो रिलेशन अगर दे रखा है हमें। और अगर नहीं दिया हुआ है, अगर ऐसा नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, तो फिर हम एक्स और वाई लेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि हार्ड एंड फास्ट है कि आपको वन वेरिएबल में कन्वर्ट ही करना है। अगर इजीली कन्वर्ट हो रहा है, वेरिएबल को आप रिड्यूस कर सकते हैं, देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम टू वेरिएबल से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। और कई क्वेश्चन हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू वेरिएबल से किए भी हैं। तो जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे हमें तब मालूम पड़ेगा कि टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट का रिलेशन है क्वेश्चन में या फिर नहीं है। तो यहां से देखिए, ए टू डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स, यानी टू डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। तो इसमें नंबर और डिजिट का रिलेशन दे रखा है। एंड इज ऑल्सो इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, है ना। तो कहीं से भी यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट अलग अलग नहीं लिखा हुआ है इसमें, है ना, नहीं लिखा हुआ है, यानी कि यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट का रिलेशन नहीं दिया गया है। तो फिर इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेंस डिजिट आपने एक्स लेट किया, यूनिट डिजिट वाई लेट किया, तो देयरफॉर जो आपका ओरिजिनल नंबर होगा, या नंबर या फिर ओरिजिनल नंबर, ठीक है ना, एक ही बात है, जो नंबर होगा हमारा, क्योंकि आपका टेंस डिजिट एक्स है तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई, यूनिट डिजिट वाई है तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई, और दोनों को ऐड कर देंगे। इसका भी मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगर सपोज दैट कोई भी नंबर 53 है, टू डिजिट नंबर 53 लिया, तो यहाँ पर टेंस डिजिट 5 है तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यूनिट डिजिट 3 है तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे, तो ये नंबर देखो हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। सेम अप्रोच के साथ वही हमने यहाँ पर भी करा हुआ है। टेंस डिजिट हमारी एक्स है तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई, यूनिट डिजिट वाई है तो उसमें 1 का मल्टीप्लाई, और दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, बट मैं फिर भी थोड़ा सा रिकॉल कराता जा रहा हूँ कि कहीं अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है कि 10x प्लस वाई ओरिजिनल नंबर कैसे हो गया है, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ओके, अब हम आते हैं केस फर्स्ट पर। केस फर्स्ट को ध्यान से पढ़ेंगे। इन्होंने बोला ए टू डिजिट नंबर, यानी टू डिजिट नंबर का मतलब 10x प्लस वाई की बात करी जा रही है, टू डिजिट नंबर, ठीक है ना। ए टू डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, यानी डिजिट का सम x प्लस वाई होगा, है ना ये, और टू डिजिट नंबर ये होगा। दिस नंबर इज 5 टाइम्स, तो हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा और इक्वल कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ से x और y में एक रिलेशन जनरेट करेंगे हम लोग, 10x प्लस वाई इक्वल टू 5x प्लस 5y, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 10x माइनस 5x, और y को भी इधर ले आते हैं तो y माइनस 5y इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा 5x माइनस 4y इक्वल टू 0, ये बना यहाँ पर हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम एक्स वाई का रिलेशन निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू वाई के टर्म्स में या वाई की वैल्यू एक्स के टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो अभी मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख रहा हूँ। अभी नहीं पता है मुझे कि यहाँ से एक्स की वैल्यू चाहिए या वाई की वैल्यू चाहिए। वैसे तो आप कुछ भी निकालिए, एक्स या वाई किसी की वैल्यू निकाल लीजिए, और दूसरी जो इक्वेशन बनेगी उसमें हम रख देंगे, तो एक वेरिएबल हमारा रिड्यूस हो जाएगा, एक ही वेरिएबल बचेगा, है ना। और फिर उस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके उस वेरिएबल की, जिस वेरिएबल के टर्म्स में इक्वेशन होगी उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और जब वो वेरिएबल मिल जाएगा तो दूसरा वेरिएबल भी डेफिनेटली इस रिलेशन से हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई हमारी यहाँ पर अभी, ठीक है ना। अब हम केस सेकंड पर आते हैं। केस सेकंड पर, केस सेकंड में दे रखा है ऑल्सो इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस, है ना, यानी कि ए टू डिजिट नंबर, ठीक है ना, ये पूरी लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, ए टू डिजिट नंबर। एक तो कंडीशन ये थी कि 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, एंड दूसरी कंडीशन ये ऑल्सो इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, यानी कोई भी टू डिजिट नंबर है, यानी 10x प्लस वाई है, जो प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट करेंगे, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट करेंगे, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट कर दिया इसके ट्वाइस से, इसके ट्वाइस से, यानी ट्वाइस कर दिया। अभी भी ये 5 मोर है, फिर से पढ़िए, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, यानी ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट किया, यानी डिजिट हमारे एक्स और वाई, ध्यान रखिएगा डिजिट एक्स और वाई है, नंबर हमारा 10x प्लस वाई है, इसका भी ध्यान रखना है। यानी कि हमने डिजिट्स का प्रोडक्ट किया, इसका ट्वाइस कर दिया, इससे भी अभी ये नंबर 5 मोर है, यानी 5 ज्यादा है, तो 5 इसमें हम प्लस करके इसको क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पर फाइनली किसी भी वेरिएबल को रिड्यूस कर सकते हैं, चाहे आप एक्स को करें या वाई को करें। तो यहां से फ्रॉम फर्स्ट से, इसको सेकंड हो गया, सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट से हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो सॉरी,
फ्रॉम फर्स्ट से हम y की वैल्यू निकालते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा बेटा बड़ी आसानी से 4y इक्वल टू 5x, तो y इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई, ठीक है ना। अब ये वैल्यू हम इसमें सेकंड में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर पुट y इक्वल टू 5x अपॉन 4 इन सेकंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेकंड में पुट कर देंगे, जिससे क्या होगा y खत्म हो जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास, तो 10x तो 10x है ही, y के प्लेस पर 5x अपॉन 4 बेटा इक्वल टू 2, x तो x है ही, y के प्लेस पर हम लोग 5x अपॉन 4 रखेंगे और प्लस 5, ठीक है ना। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 10 40x प्लस 5x अपॉन 4 ये चलेगा, और यहाँ पे 5x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और प्लस 2 5 जा 10 अपॉन 2 ये चल रहा है यहाँ पर। 2 से इसको 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा फाइनली बेटा 2, ठीक है ना। ये सिंप्लीफिकेशन है, ये खुद से भी आप लोग ट्राई करिएगा। तो 40x प्लस 5x ये हो जाएगा हमारा 45x अपॉन 2 इक्वल टू, और यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 10, 5x स्क्वायर प्लस 10 कुछ इस तरह से बनेगा बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 45x प्लस 2 5 जा 10x स्क्वायर प्लस 2 10 जा 20, सॉरी इक्वल का साइन होगा, इक्वल टू 2 5 जा 10x स्क्वायर प्लस 20 कुछ इस तरह से बनेगा। ट्रांसफर करिएगा 10x स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे तो 45 को 45x और प्लस 20 ऑलरेडी उधर है इक्वल टू 0, है ना। अब हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 20 का 10 में करेंगे 200, यानी कि मल्टीप्लाई करके 200 मिलना चाहिए और प्लस करके 45, तो 40 प्लस 5 हो जाएंगे फैक्टर बड़ी आसानी से। इसके फैक्टर तो बहुत आसान है, 40 प्लस 5 और प्लस 20 इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस करेंगे 45 मल्टीप्लाई करिएगा 200 बनेगा आपका, तो 10x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 5x प्लस 20 इक्वल टू 0। आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करें, ठीक है ना, इक्वेशन को सॉल्व करें, फिर वीडियो को आप प्ले करने के बाद देखें आपका आंसर वही आ रहा है जो मेरा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग, है ना। बहुत सिंपल है। तो 10x यहाँ पर कॉमन लेंगे हम लोग, तो x माइनस 4 होगा, माइनस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास x माइनस 4 और 10x माइनस 5 इक्वल टू 0 कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो x इक्वल टू आएगा आपके पास 4 और एक x आएगा आपका 5/10, जिसको कि 1/2 लिख सकते हैं, है ना, 1/2 ये। अब यहाँ पर x आप देखिए क्या है, x टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट है, तो डिजिट अगर है तो ये तो फ्रैक्शन तो नहीं हो सकती है, डिजिट आपकी कैसी होती है 1/2 तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो रिजेक्टेड हो जाएगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि डिजिट्स अगर हैं तो वो 0 to 9 ही हो सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 to 9 ही एग्जिस्ट होगी, तो यहाँ पर 4 ले सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। और जब x आ गया है तो ये x की वैल्यू आप थर्ड में रख दीजिएगा, फ्रॉम थर्ड, यहाँ से आपको y भी मिल जाएगा, तो y इक्वल टू 5x अपॉन 4 इस तरह से आ रहा था, ये 5 आ जाएगा y की वैल्यू, है ना, y इक्वल टू 5। तो x भी आ गया, y भी आ गया, तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड नंबर होगा आपका, क्योंकि हमें नंबर ही निकालना है इस क्वेश्चन में, आई थिंक देखिए फाइंड द नंबर फाइंड आउट करना है, तो 10x प्लस 4 है, तो रिक्वायर्ड नंबर जो आपका आएगा बेटा वो 10x प्लस y, यानी कि ये 45, यही हमारा फाइनल आंसर है ना। 45 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा जितने भी क्वेश्चन आपके डिजिट वाले हैं वो इसी पैटर्न पे करते हैं, लेट टेंस डिजिट इक्वल टू x, यूनिट डिजिट इक्वल टू y, तो नंबर इक्वल टू दिस। जनरली अगर टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट का रिलेशन, वैसे तो मैं आपको बता दूं इन जनरल क्वेश्चन में नहीं होता है ना, फिर भी अगर दिया जाता है तो उस रिलेशन का यूज करके आप वन वेरिएबल में भी इसको रिड्यूस कर सकते हैं, बट उस कंडीशन में भी प्रोसीजर आपका बेटा यही होने वाला है, ध्यान रखिएगा आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ आपको, ए बुक सेलर वाइज ए नंबर ऑफ बुक्स फॉर रुपीज दिस, है ना, यानी किसी बुक सेलर ने 1760 रुपीज की कुछ बुक्स खरीदी हैं। इफ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स, यानी कि 4 बुक्स ज्यादा लेनी हो, फॉर द सेम अमाउंट, यानी अमाउंट यही लेना है बट बुक्स ज्यादा लेनी है आपको, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हम बात करेंगे, ईच बुक वुड बी हैव कॉस्ट रुपीज 22 लेस, यानी जो पहले जो ईच बुक की कॉस्ट आ रही थी अब बुक की कॉस्ट कम होगी, है ना, 22। बस यही की आइडिया है, इसको आप पकड़ लीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। हम लोग क्या करने वाले हैं, हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाई, ये निकालना है। सबसे पहले आपको ये काम करना है कि कितनी बुक्स उसने खरीदी, वो हम आपको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, है ना। 2 केसेस बनेंगे, देखिए मैं आपको बताऊं। एक केस तब होगा जब हमारे पास अमाउंट 1760 था और बुक्स एक्स थी, है ना, तो उस कंडीशन में ईच बुक की कॉस्ट, क्योंकि जो कंडीशन दे रखी है अगर आप ध्यान से पढ़ें
तो 22 रुपीज जो लेस दे रखा है अमाउंट, ये किसका है? यानी कि पहले जब एक बुक जितने की भी हमने खरीदी थी और अब हमने जितने की भी एक बुक खरीदी, अब का मतलब जब आपने 4 नंबर ऑफ बुक्स 4 नंबर ऑफ बुक्स ज्यादा खरीदी है, तो दो केसेस बनेंगे। जब हम नंबर ऑफ बुक्स एक्स खरीद रहे थे, है ना, और जब नंबर ऑफ बुक्स एक्स प्लस 4 खरीदी, तो उन दोनों कंडीशन में जो कॉस्ट ऑफ ईच बुक है उसका जो डिफरेंस है वो 22 दिया हुआ। बस इसको अगर आपने पकड़ लिया है ना, इस चीज को अगर आप समझ गए, तो बड़ी आसानी से इक्वेशन बन जाने वाली है बेटा, है ना। हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, फिर से एक बार मैं आपसे बोल रहा हूं कि ध्यान रखिएगा, हम लोग करने वाले हैं कि दो केसेस बनेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहले तो सबसे पहले लेट हम यहां पर करते हैं, लेट नंबर ऑफ बुक्स स्टार्टिंग में, ठीक है ना। नंबर ऑफ बुक्स यहां पे लेट कर रहे हैं, केस फर्स्ट, है ना। अगर एक्स है, ध्यान रखिएगा, और टोटल अमाउंट तो हमारे पास यही रहने वाला है, टोटल अमाउंट तो हमारे पास यही रहने वाला है 1760, है ना। तो कॉस्ट ऑफ ईच बुक निकालिए, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच बुक, ईच बुक की हम कॉस्ट निकालेंगे, जो कि डेफिनेटली 1760 अपॉन एक्स बनने वाली है, ठीक है ना। ये इतने रुपीज, ठीक है ना, ये आ जाएगी। और केस नंबर 2, अगर नंबर ऑफ बुक्स आपके पास 4 मोर हैं, अगर हम 4 ज्यादा बुक खरीदते हैं, इक्वल टू एक्स प्लस 4 कर देते हैं ना, एक केस ये होगा। टोटल अमाउंट तो हमारा यही रहने वाला है, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट डेफिनेटली रुपीज 1760। तो कॉस्ट ऑफ ईच बुक होगी, कॉस्ट ऑफ ईच बुक डेफिनेटली आपका 1760 अपॉन 1760 अपॉन एक्स प्लस 4, ये होने वाला है, ठीक है ना, ये होने वाला है 1760। और इन दोनों का डिफरेंस, यानी पहले जो था और अब जो है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 22 है। अब इसमें कंफ्यूजन एक ये होता है हमेशा कि किसमें से किसको माइनस करना है ना, किसमें से। तो आप ये बताइए, कॉस्ट जो ज्यादा होगी उसमें से कम माइनस करेंगे, ज्यादा कॉस्ट कौन सी होगी, ये वाली, है ना। इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो बड़ा अमाउंट कौन सा है, ये वाला ना, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, नोमिनेटर तो सेम ही है। तो आप ध्यान रखिए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देयरफॉर, यानी कि 1760 अपॉन एक्स माइनस 1760 अपॉन एक्स प्लस 4, ये इक्वल टू 22 दिया हुआ है। अगर ये आपने समझ लिया तो हो गया काम। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। फिर से समझिए, इसमें जो की फैक्टर ये 22 रुपीज लेस है, ये किस में दे रखा है, यानी पहले जो ईच बुक की कॉस्ट थी और अब जो ईच बुक की कॉस्ट जो है, उन दोनों का डिफरेंस 22 है, ठीक है ना। तो की फैक्टर तो यही है कि कॉस्ट ऑफ ईच बुक निकालनी है बेटा, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जो है रेफरेंस बुक में मिल जाएंगे। अब इसको बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। 1760 आप कॉमन लीजिए यहाँ पर, ठीक है, कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 इक्वल टू 22। एलसीएम लीजिए तो 1760, एलसीएम अगर हम लेते हैं तो एक्स प्लस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस एक्स अपॉन एक्स एक्स प्लस 4 और ये 22। ये देखिए 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 2 जा 11 1 जा 11 6 जा 0, है ना। 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 8 जा 0, 80 आ जाएगा, है ना, 80। और ये x से x भी कैंसिल हो गया, तो फाइनल हमारी इक्वेशन जो होगी 80 इंटू 4 नोमिनेटर में, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1, ये चलेगा, है ना। ये इक्वेशन बन रही है। अगर कैलकुलेशन हमारी ठीक है तो फिर ये इक्वेशन हमारी बनेगी क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x और इक्वल टू लेफ्ट साइड में 4 8 जा 32, तो 320, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इक्वल टू 0, है ना, ये चलेगा। यानी कि अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके बड़ी आसानी से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और x क्या है, नंबर ऑफ बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नंबर ऑफ बुक्स यानी कि काउंटिंग नंबर होना चाहिए। तो काउंटिंग नंबर तो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, तो x की वैल्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। यानी कि दो वैल्यू आ रही हैं, है ना, तो वो दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू रिजेक्टेड हो जाएगी ड्यू टू कि वो नेचुरल नंबर नहीं होगा हमारा, है ना। तो पहले तो इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। तो मल्टीप्लाई माइनस करके कितना आना चाहिए 4, और मल्टीप्लाई करके 320, तो चेक करिए आप जरा, 320 और 4 10 660 हो जाएगा। 15 और 11 करके देखते हैं, 320 तो नहीं आएगा बट आसपास पहुंच जाएंगे हम लोग। 11 5 जो 55, 165 ये भी नहीं हुआ। 20 और 16 कर दीजिए, बिल्कुल 20 और 16 हो जाएगा इसके फैक्टर, ठीक है ना। तो रैंडम हम लोग करके बना सकते हैं, बाकी एक पैटर्न भी होता है, और अगर नहीं आता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लीजिए, ठीक है ना, उसमें तो कुछ ऐसा नहीं है। तो मैं तो आपको सजेस्ट यही कर रहा हूँ, फैक्टराइजेशन अगर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करिए। तो यहाँ पर जो इसके फैक्टर होंगे वो 20 माइनस 16 हो जाएंगे, माइनस 320 इक्वल टू 0, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16x माइनस 32 इक्वल टू, मतलब 320 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 20, और माइनस 16 कॉमन लेंगे तो x प्लस 20,
इक्वल टू 0, तो यहाँ से बेटा x प्लस 20 हमने कॉमन लिया और x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी -20 और x इक्वल टू 16। बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि बट x इज नॉट इक्वल टू -20, क्योंकि x इज नॉट या -20 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ऐसे बोल सकते हैं -20 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। नेचुरल क्योंकि x क्या है, नंबर ऑफ बुक्स है ना, और नंबर ऑफ बुक्स का मतलब जब काउंटिंग की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर ही काउंटिंग नंबर हमारे होते हैं, तो आंसर हमारा काउंटिंग नंबर होना चाहिए, और -20 काउंटिंग नंबर नहीं होता है, तो देयरफॉर यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 16 है ना। तो हैंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स इक्वल टू 16, ठीक ना। आई थिंक नंबर ऑफ बुक्स ही आपसे पूछा गया है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स इक्वल टू 16, यही हमारा फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर आई थिंक आसानी से समझ में आ गया होगा बेटा, क्वेश्चन ये बहुत आसान है। अगर नहीं आया तो फिर से बोलूँगा कि वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर ये मिल जाएगा, है ना। तो वहाँ से आप चीज़ों को एक बार फिर से क्लिक करिए कि कैसे क्वेश्चन ये करा उनने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम करते हैं, ये भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं इक्वेशन बना दे रहा हूँ यहाँ पे, समझिएगा। इन्होंने फिर बोला है द टोटल कॉस्ट ऑफ अ सर्टन लेंथ ऑफ पीस ऑफ वायर, है ना, 200 रुपये, है ना, 200 रुपये, यानी कि हमारे पास 200 रुपये में किसी एक लेंथ वायर खरीदा गया है, जो भी उसकी लेंथ रही हो। अभी हम फॉर टाइमिंग इमेजिन कर ले रहे हैं कि एक्स लेंथ है और वो हमने 200 रुपये में परचेज करा है। फिर लिखा हुआ इफ द पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर, यानी कि अगर हम 5 मीटर ज़्यादा खरीदते हैं, एक्स के पर एक्स प्लस 5, तो लिखा हुआ है एंड ईच मीटर ऑफ वायर कॉस्ट ₹2 लेस। ये ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है, यानी कि जो ईच मतलब पर मीटर जो वायर की कॉस्ट आ रही थी, जितनी पहले आ रही थी और अब जितनी आ रही है, उसमें ₹2 का डिफरेंस है। अब ₹2 कम हो गया, पहले 10 रुपये पर मीटर था, तो अब 8 रुपये यानी कि ₹8 पर मीटर हो गया, ये मीनिंग हुआ इसका, है ना। तो फिर एग्जैक्टली वही है, द कॉस्ट ऑफ द पीस वुड हैव रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि हमने पहले भी 200 रुपये दिए थे और अब भी जब हमने 5 मीटर एक्सटेंड यानी कि ज़्यादा वायर खरीदा, अब भी हमने 200 रुपये ही दिए, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। तो इन्होंने पूछा है कि दो चीज़ें, हाउ लॉन्ग होगा ये, हाउ लॉन्ग इज द पीस एंड व्हाट इज द ओरिजिनल रेट पर मीटर, है ना। कितना लंबा वायर आपने खरीदा और ओरिजिनल रेट पर मीटर क्या होंगे, ये भी आपको बताना है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब मैं आपको बताऊं कि लास्ट जो क्वेश्चन की हमारी अप्रोच थी वही क्वेश्चन है। पिछली बार में अमाउंट सेम था 1760, यहाँ पर अमाउंट 200 सेम है, ठीक ना। पिछली बार में नंबर ऑफ बुक्स थी, यहाँ पर अब इस बार क्या है, वायर की लेंथ है ना। तो वही है। तो हम सबसे पहले एक बात यहाँ पर इमेजिन कर रहे हैं कि लेट लेंथ ऑफ वायर, है ना, लेंथ ऑफ वायर, ये ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर है, ये हमने x मीटर मान लिया हमारे पास है। तो अब दो केसेस यहाँ पर अरेंज होंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और हमारे पास अगर 200 रुपये हैं, यहाँ पर ये भी काम खत्म कर रहे हैं कि ईच द कॉस्ट ऑफ पर मीटर वायर, अगर हमारे पास 200 रुपये है, ये भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। 200 रुपये का अगर हमने x मीटर परचेज करा हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ पर मीटर यही तो निकालना ना आपको शायद, ओरिजिनल रेट पर मीटर। तो रेट पर मीटर जो आपका होगा, रेट पर मीटर, ठीक है, ये 200/x हो जाएगा, ये रुपीज। ये दोनों ही चीज़ें एक्चुअली मैंने यहाँ पर ये इसलिए लिखा हुआ है कि ये दोनों ही चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, और ये हमें तब मिलेगा जब x हमारे पास आ जाएगा, दोनों ही वैल्यू। लास्ट में क्या था, सिर्फ नंबर ऑफ बुक्स के बारे में पूछा गया, तो नंबर ऑफ बुक्स x था, उसके बाद हमने केस फर्स्ट जनरेट कर लिया। बट यहाँ पर क्या है कि लेंथ ऑफ वायर भी बतानी है कि कितना आपका पास ओरिजिनल वायर था, और रेट पर मीटर है ये भी बताना है ना। ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर फाइंड आउट करी। अब केस फर्स्ट पर आइए। केस फर्स्ट में अगर लेंथ, यही केस फर्स्ट हो जाएगा बेसिकली, अगर देखा जाए तो इसी को केस फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर केस सेकंड डालिए। अब इस बार लेंथ क्या करा है, x प्लस 5 कर दिया है, क्योंकि रेट पर मीटर तो हमें पता लग गया ना 200/x, और दूसरे केस में जो रेट पर मीटर होगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, उन दोनों का डिफरेंस कितना होने वाला है, आपका 2 होने वाला है। तो यहाँ पर केस फर्स्ट इसी को मान लीजिए, और यही हमें फाइंड भी करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो लेंथ इस बार करा है 5 मीटर मोर, तो रेट पर मीटर इस बार क्या हो जाएगा, रेट पर मीटर आपका होगा डेफिनेटली 200/x प्लस 5, ठीक है ना। ये आपका आएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो डिफरेंस है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दोनों का डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा वो कितना है, 2। तो आपको इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है 200/x बड़ा है और 200/x प्लस 5 छोटा है, ठीक है ना। और इसका डिफरेंस 2 दे रखा है, यानी पहले ही बोला गया कि जो वायर की कॉस्ट पर मीटर है उसमें 2 रुपये का डिफरेंस आ जाता है, यानी कि जो पहले था और जो अब है वो 2 रुपीज लेस है, ये कम है 2 रुपीज। तो यानी कि हम ऐसे ही बोल सकते हैं दोनों का जो डिफरेंस होगा बेटा वो क्या होगा,
2 होगा। तो बड़ी वाली वैल्यू यानी कि जो ज़्यादा नंबर इसमें से छोटा वाला नंबर, क्योंकि राइट में पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव तभी आएगा जब बड़ी वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को हम माइनस करेंगे, है ना, ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करेंगे। तो वही हमने यहाँ पर करा हुआ है। अब बेटा सेम अप्रोच के साथ 200 कॉमन लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए और सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को अब बेटा डू योरसेल्फ, खुद से करना है। सॉरी, तो इसको आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक ना, इसको भी देखिएगा जरा। इसमें लिखा हुआ 7 years एगो वरुण वाज 5 times द स्क्वायर ऑफ स्वाति एज। जनरली तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंट एज कंसीडर करते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट एज करेंगे तो टू कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पर जो रिलेशन दे रखा है वरुण और स्वाति की एज का, वो 7 years एगो दे रखा है। तो कोई बात नहीं, हम 7 years एगो अगर एज निकाल सकते हैं तो प्रेजेंट एज भी निकाल सकते हैं, +7 कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है ना। इन्होंने बोला है कि जो वरुण की एज है वो स्वाति की एज का स्क्वायर का 5 times है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेट स्वाति एज 7 years एगो हम कंसीडर करेंगे। ध्यान रखिएगा, स्वाति एज 7 years एगो, ये आप एक्स मानिए, एक्स ईयर्स। तो देयरफॉर वरुण एज 7 years एगो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए और इसका 5 times कर दीजिए, ये हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या करना है, प्रेजेंट एज, क्योंकि यहां पर जो पूछिए प्रेजेंट एज पूछिए, तो देयरफॉर स्वाति प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, यहां पर ध्यान रखना है, स्वाति प्रेजेंट एज। तो +7 कर देंगे हम, क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो x +7 ये आएगा आपका। ये बात आपको समझनी पड़ेगी बेटा, ठीक है ना। हमने 7 years एगो पहले एज मानी है, प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। तो जनरली तो हम लोग प्रेजेंट एज मानते हैं, बट इस क्वेश्चन में आप प्रेजेंट एज के चक्कर में रहेंगे, कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो थोड़ी सी इक्वेशन मुझे लगता है कॉम्प्लिकेटेड बनेगी। आप चाहें तो खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अभी एक काम करें कि यहाँ पर प्रेजेंट एज x और y मान लें, है ना, x और y मान के फिर आप करके देखें जरा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा। और दूसरा जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट है कि वेरिएबल को रिड्यूस कर दीजिए, एक ही वेरिएबल लीजिए, वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी मुझे लगता है। आप चाहें तो खुद से इस बारे में सोच सकते हैं, ठीक है ना, कि कैसे होगा ये। खुद से आप इस बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि देखिए हमें जो कंडीशन दे रखी है वरुण की एज में और स्वाति की एज में, जो रिलेशन है वो 7 years एगो का है, यानी 7 साल पहले का। अब प्रेजेंट एज में तो कोई रिलेशन दे नहीं रखा है, तो वेरिएबल को अगर रिड्यूस करना है तो 7 years एगो की ही हमको एज माननी पड़ेगी। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स, और इसी तरह से वरुण प्रेजेंट एज है ना, ये आपकी 5x² + 7 ये हो जाएगी, ठीक है ना, ईयर्स। यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो ये एज भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब आगे क्या लिखा हुआ, 3 years हैंस, यानी कि अब 3 साल के बाद, यानी प्रेजेंट एज 3 years हैंस का मतलब होता है, अगर हम आज के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो 3 years हैंस यानी प्रेजेंट एज के बाद 3 years, है ना। ये भी ध्यान रखना है आपको, -7 year के बाद नहीं, यानी 7 years एगो की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारा डिस्कशन हो रहा होगा वो आज हो रहा होगा ना प्रेजेंट एज में। तो 7 years एगो ये था और अब 3 साल के बाद ये होगा हमारा, ठीक है ना, इसी बारे में बात हो रही होगी। तो जो भी 3 years करेंगे वो इसमें प्लस करेंगे, यानी x +7 + 3, है ना, और ये 5x² + 7 और +3 ये। उसके बाद लिखा हुआ है स्वाति एज विल बी 2/5। तो स्वाति की एज तो ये 2/5 होगी, तो हम 2/5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ध्यान रखिएगा, इक्वल टू, इस तरह से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ये यहाँ पर ये चलेगा। इसको हम सिंप्लीफाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और एक्स की वैल्यू पता लग जाएगी तो प्रेजेंट एज भी हमें वरुण और स्वाति की पता लग जाएगी। बस यही अप्रोच है हमारी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था। जनरली हम लोग प्रेजेंट एज ही लेते हैं इन जनरल, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि हमें प्रेजेंट एज का, क्योंकि वेरिएबल तो रिड्यूस करना ही करना है, वो तो हम उस पर अडिग हैं, वो करना ही करना है काम हमें, है ना। और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप 2 वेरिएबल्स के साथ ले सकते हैं, क्वेश्चन तो डेफिनेटली सॉल्व होगा, बट जो इक्वेशन बनेगी थोड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, उसके थोड़े से फैक्टराइजेशन मुश्किल होंगे और चांसेस रहते हैं गलती होने के भी, है ना। इसीलिए मैंने ये काम किया कि 7 years एगो ही एज ले लिया, ठीक है ना। ऐसा कुछ हम लोगों ने पकड़ के तो नहीं रखा हुआ है कि प्रेजेंट एज ही लेनी है हमें। तो यहां पर देखिए x + 10, जिससे चीजें आसान हो वो करिए आप, इक्वल टू 2/5, और ये हो जाएगा आपका 5x² + 10, 5x² + 10 कुछ इस तरह से बनेगा बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 5x + 5 10 = 50 इक्वल टू 2 5 10x² + 20 कुछ इस तरह से आएगा। ट्रांसफर करिए 10x² - 5x और -30 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 300 हुआ, यानी कि माइनस करके 5 लाना है और मल्टीप्लाई करके 300 होना है, ठीक है। इसको फैक्टराइजेशन कर लीजिए, कितना बनेगा आपका, 10 और 5 तो 50 हो जाएगा, है ना, 10 और 5
15 और 10 150 हो जाएगा, ठीक है ना। 20 25 हाँ 25 और 20 हो जाएगा, नहीं 25 20 नहीं होगा, ये 20 और 15 ये आ जाएगा, ठीक है। 20 और 15 इसके फैक्टर हो जाएंगे बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर 10x² 10x² माइनस 20 माइनस 15 x माइनस 30 इक्वल टू 0, है ना, कुछ इस तरह से होगा। तो 10x² माइनस 20x प्लस का 15x माइनस 30 इक्वल टू 0, है ना, ये चलेगा। 10x कॉमन ले लीजिए आप, तो x माइनस 2 और प्लस यहाँ से 15 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 और 10x प्लस 15, x माइनस 2 और 10x प्लस 15 ये आएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू माइनस 15 अपॉन 10, कुछ इस तरह से, जिसको कि माइनस 3 अपॉन 2 लिख सकते हो। बट मुझे बताइए x क्या है यहाँ पर, एज, तो x इज नॉट इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2, एज नेगेटिव थोड़ी ना हो सकती है। x क्या है, एज है, तो x एज नेगेटिव नहीं हो सकती, यहाँ पे लिखेंगे एज कैन नॉट बी नेगेटिव, ये हम रीजन दे देंगे यहाँ पर, कैन नॉट बी नेगेटिव बेटा, ठीक है ना। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और अब हम फाइनल अपना आंसर लिख सकते हैं हैंस करके। स्वाति प्रेजेंट एज, स्वाति इज प्रेजेंट एज जो कि x प्लस 7 थी, तो 2 प्लस 7 यानी 9 ईयर्स हो जाएगी बेटा। और यहां पर वर्म प्रेजेंट एज इक्वल टू 5x², यहाँ पे देख लीजिए 5x² प्लस 7 है यहाँ पर, तो 5x² का मतलब 4 प्लस 7 यानी कि 27 ईयर्स, ठीक है ना। ये हमारा फाइनल आंसर, ये बढ़िया क्वेश्चन था हमारा, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक और क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, इस क्वेश्चन पर देखते हैं। ये भी क्वेश्चन की मैं इक्वेशन बना के छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोगों ने एनसीईआरटी में इसी पैटर्न पर हमें क्वेश्चन दिए गए थे, हमने उसको सॉल्व किया था, है ना। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है इन अ फ्लाइट ऑफ इतना 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर, है ना। हमें 2800 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, बट ड्यू टू बैड वेदर उसकी स्पीड कम कर दी है ना, किसकी, एयरक्राफ्ट की, और इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस बाई 100 किलोमीटर पर आवर, है ना, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दी, तो ऑब्वियसली बात है टाइम ज़्यादा लेगा। तो वो लिखा हुआ है एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड 30 मिनट, ठीक है ना, 30 मिनट इंक्रीज करा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। यहाँ पर दो तरह के केस बनेंगे, जब स्पीड हमारी, क्योंकि स्पीड को हम लेट ओरिजिनल स्पीड जो थी वो हम एक्स मान लेंगे, यानी कि बिफोर बैड वेदर, यानी कि अगर वेदर बैड नहीं होता, खराब नहीं होता, तो हम एक्स की स्पीड से 2800 डिस्टेंस को कवर करते हैं, है ना। तो हम पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे, यानी कि जब हमारी स्पीड एक्स थी और हमें डिस्टेंस 2800 कवर्ड करना था, तो हमारा टाइम क्या था, क्या टाइम लगना था, वो हम टाइम निकाल लेंगे। क्योंकि डिस्टेंस और स्पीड पता है तो हम टाइम निकाल सकते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उस फार्मूले से, है ना। इसी तरह से सेकंड केस में क्या होगा, स्पीड x प्लस 100 हो गई है, डिस्टेंस आपकी 2800 है, तो टाइम निकाल लेंगे, और दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो 30 मिनट यानी 1/2 आवर का है ना। वहां से इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करके बड़ी आसानी से हम x की वैल्यू बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। वही काम हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। तो अभी हम केस फर्स्ट पहले तो लेट कर रहे हैं, लेट स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, यानी एयरक्राफ्ट जो है उसकी ओरिजिनल स्पीड यानी बिफोर बैड वेदर इक्वल टू हमारा हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर। अब हम दो केसेस यहाँ पर जनरेट करेंगे। केस नंबर 1, ठीक है ना, कि जब हमारी स्पीड x थी और डिस्टेंस हमारी जो है वो 2800 है, तो हमारा पास टाइम का रिलेशन होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से टाइम को t1 नाम दे रहे हैं और डिस्टेंस हमारी 2800 है और ये हमारा x है ना, इतने आवर्स टाइम लगेगा, ध्यान रखिएगा। और एक हमारा केस सेकंड होगा, केस सेकंड, क्योंकि थोड़ा सा मैं जल्दी करा रहा हूँ बिकॉज ऑफ ये क्वेश्चन बेटा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। आपको ध्यान है, अगर पहली बार देख रहे हैं इस सेशन को तो मैं कहूँगा कि लास्ट सेशन को भी बेटा आप देखिए, वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन डिटेल्ड में डिस्कस किए, काफ़ी टाइम दिया वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को कराने में कि क्या अप्रोच हमारी रहने वाली होती है इस तरह के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमने टाइम निकाल लिया। इसी तरह से सेकेंड केस में स्पीड हमारी जो है वो x प्लस 100 है, ठीक है ना, x प्लस 100, और जो डिस्टेंस है वो हमारी 2800 है। तो जो देयरफॉर टाइम जो होगा d इक्वल टू डी अपॉन एस से वो हो जाएगा 2800 और स्पीड हमारी x प्लस 100 है ना। ये t2 नाम दे दे रहे इतने आवर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो डिफरेंस है 30 मिनट, क्योंकि ये आवर में है, सारी यूनिट आवर में चल रही हैं, तो 30 मिनट को भी आवर में कन्वर्ट करेंगे यानी कि 1/2,
आवर, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो स्पीड जिसकी ज़्यादा होगी वो कम टाइम लेगा, जिसकी कम स्पीड होगी वो ज़्यादा टाइम। तो स्पीड तो कम इसमें कौन सा है, T1 वाला ना। तो ध्यान रखिएगा T1 माइनस T2 इक्वल टू 30 मिनट, यानी कि कितने का डिफरेंस है, इंटरवल कितना है 30 मिनट, ये हमें करना है। और T1 की वैल्यू बेटा कितनी है 2800 अपॉन एक्स, माइनस T2 की 2800 अपॉन एक्स प्लस 100, और ये 1/2 इसको करना है। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे, जो भी कैलकुलेशन है वो बेटा वो आपको खुद करनी है और अपना आंसर निकालना है। और स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना है आपको। तो जो निगेटिव वैल्यू आएगी उसको रिजेक्ट कर देंगे, ड्यू टू स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ये रीजन हम डालेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को आप आसानी से, इस क्वेश्चन को आप आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन के साथ हम लोग फिर से प्रेजेंट होंगे। उम्मीद करता हूँ अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलते हैं हमें, ठीक है ना, और अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं तो नेक्स्ट सेशन हम लेकर आएंगे। अदरवाइज हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है ना, वो हम नेक्स्ट सेशन में बेटा आपसे डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो नाउ थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जाने से पहले इसको लाइक करना बिल्कुल भूलेगा। नाउ थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस।